के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वायुमंडल, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तुम इतना जान लो कि अभी हमारा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैं इंटरव्यू दिया और पूछा क्या, वायुमंडल के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है ज्योग्राफी का, 11th क्लास का ये हिस्सा है। लेकिन इसे समझो कि 11th क्लास के साथ साथ बीए वाले को, कंपटीशन वाले को निश्चित रूप से इससे क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो कहता है पृथ्वी के संपर्क में उसके चारों ओर हवा का जो गैसीय आवरण घेरा हुआ है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। माने पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का आवरण है चारों तरफ से, उसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं बच्चे। तो इस तरीके से इसमें कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। दरअसल समझो कि ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं हैं सभी एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करती है। पृथ्वी भी एक चुंबकीय शक्ति का गुण प्रदर्शित करता है जिसके वजह से ये सबको खींच कर अपने तरफ रखता है। नहीं तो हमारे पास का जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब उड़ के सब दूसरे ग्रहों में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए कि सब ग्रह जो है अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने तरफ ही वो खींचते हैं। सब में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। कहते हैं जहाँ गैसीय आवरण समाप्त हो जाता है उसके ऊपर के आकाश को अंतरिक्ष कहते हैं। जहाँ पर हमारा जैसे हवा की मात्रा जहाँ ख़त्म हो जाती है, माने गैस का आवरण जो ख़त्म हो जाएगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, अंतरिक्ष कहते हैं। करी ग्रह, उपग्रह, चांद, तारा, वायुमंडल, अंतरिक्ष, इन सब के समूह को ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी और ब्रह्मांड की अगर बात करें तो पृथ्वी जो है उसमें और ब्रह्मांड में अंतर ये समझेंगे हम लोग कि ब्रह्मांड में सभी प्रकार के ग्रह, उपग्रह, चांद, तारा, ये सब कुछ आते हैं। लेकिन पृथ्वी उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, एक ग्रह है। ग्रहों में समझो कि जो 8 ग्रह है उसमें से एक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। तो ये ब्रह्मांड अगर कहा जाए और समझो पृथ्वी कहा जाए तो बड़ा किसको माना जाएगा, ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स को मानते हैं हम लोग। नोट करके हम इसमें लिखवाए हुए हैं कि नोट करके जो लिखवाए हैं उसमें देखोगे तुम लोग, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश काला दिखाई देता है। डबल स्टार का चिन्ह लगाओ इस पर। बार बार कंपटीशन की परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो कहते हैं कि हवा का घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। ये भी पूछता है कि हवा का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, समुद्र तल पर। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती जाती है। यही कारण है कि हवा पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक घनत्व रखता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है हवा का घनत्व घटते जाता है। अब इसमें मुख्य तौर पे हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, कि वायुमंडल की संरचना में किस गैस की मात्रा कितनी है, ये कंपटीशन में बार बार पूछता है। तो इसमें लिखेंगे सबसे अधिक जो मात्रा होती है वह किसकी होती है बच्चों, नाइट्रोजन की मात्रा 78.03%। इसे याद रखेंगे, स्टार लगाएंगे इस पर। और दूसरा ऑक्सीजन 20.99% हो जाएगा ये, इसको स्टार लगा लो। ये दोनों ना बार बार पूछता है। उसके बाद आर्गन की मात्रा 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछ देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी कम है और ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? ये जो मात्रा होती है इंसान जो भी निकालता है, जैसे ही हम लोग मान लो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, पेड़ पौधे तुरंत क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाकी बच जाता है कितना, 0.03%। लेकिन अगर वही अगर कम मात्रा नहीं अगर बचता, ज़्यादा मात्रा अगर इसका बचता, तो हम ऑक्सीजन न लेकर क्या लेते हैं, तो हम जब सांस लेते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ लेते हैं। लेकिन हमारी जो संरचना ऐसी बनाई गई है कि उस सब कुछ में से समझो कि ये नाक जो हमारा है ना वो छान कर उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है। और जब निकालना होता है तो सब कुछ निकालता है, ऑक्सीजन भी निकालता है, नाइट्रोजन भी निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है। लेकिन जब निकालेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक निकालता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि ना कि बिल्कुल फिट कर दिया यहीं से कि जो जो आए सिर्फ ऑक्सीजन खींच ले, यहीं से जाता सब है लेकिन एब्जर्व करता है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं। तो चूँकि पेड़ पौधे, हर पौधे, छोटे पौधे चारों तरफ देखो वही पड़े हुए हैं, वो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, खींच लेते हैं।
तो बच जाता है वो जो मात्रा अवेलेबल होती है, कितनी होती है 0.03%। पेड़ पौधों की मात्रा जैसे ही घटा देंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो फिर हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, फिर हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा बच्चे। अब हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है बच्चों? 0.01%। तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं कि नियॉन, क्रिप्टन, हीलियम और एक्सेनॉन, माने जिसे जेनोन बोलते हैं, एक्सेनॉन जिसे लिखा है उसे क्या बोलेंगे हम? जेनोन बोलेंगे। ये नोबल गैस है, तो ये है 0.01%। और इस तरीके से, हाँ, नोबल गैस मैंने अक्रिय गैस में होते हैं। कहते हैं सबसे अधिक परिवर्तनशील कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों परिवर्तनशील है बता दिया मैं तुम्हें। हमारे यहाँ से निकलेगा और चला जाएगा कहीं पेड़ पौधे के पत्तियों में। हाँ, तो अब आगे का, धरातल के समीप 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले भागों में भारी गैस है। भारी गैस मतलब कौन कौन गैस मैंने सबसे भारी है, तो ये परीक्षा में पूछता है बच्चा। कार्बन डाइऑक्साइड कितने किलोमीटर तक फैला है? 20 किलोमीटर तक। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितने किलोमीटर? हाइड्रोजन कितना किलोमीटर? 125 किलोमीटर। मैंने सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन माने ऊपर, माने ये बताता है भारी गैस की मात्रा अगर पूछा जाए। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन इक्वल होते हैं लगभग, हाइड्रोजन उससे समझो कि हल्का होता है और हीलियम उससे हल्का होता है। आ रहा है समझ में ना? सबसे हल्का इसमें कौन सा हो गया? हीलियम। और सबसे भारी कौन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। साइंस के भी क्वेश्चन में पूछता है, याद रखोगे, स्टार लगा लो इस पर, कि सबसे भारी गैस कौन है। यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, प्रोविंशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम में इसका क्रम पूछ देगा, है ना, कि घटते क्रम में भी बढ़ते क्रम में दर्शाएं। बोलो। चलो अभी जो पढ़ रही हो ना वायुमंडल समझ लो, फिर यूपीएससी की सिलेबस समझोगे बच्चों। अभी पढ़ लो। कहते हैं और उसके ऊपर हल्की गैस पाई जाती है। कौन कौन सी हल्की गैस है बच्चे? तो इसमें आर्सेनिक हो गया, नियन हो गया, क्रिप्टन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है ना। तो ये सब के सब इसमें आ जाएंगे। अब आगे आते हैं, इसमें से उपयुक्त गैसीय संरचनाओं के अलावे वायुमंडल में जलवाष्प और धूल कण भी अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ क्या रहता है? जल वाष्प रहेगा और धूल कण भी अवेलेबल होते हैं बच्चे। यह जलवाष्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हवा का 4% पाया जाता है। माने जलवाष्प होता है वो उष्णकटिबंधीय, माने जहाँ गर्मी होती है वहाँ 4%, और जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा का 1% से भी कम पाया जाता है। और जहाँ एकदम मरुस्थल हो, वहाँ रेत ही रेत हो, वहाँ तो और ज़्यादा गर्मी होगी, तो वहाँ जलवाष्प बहुत कम पाया जाता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पाई जाएगी। ठीक है बच्चे। आगे कहते हैं कि धरातल के संपर्क में 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई में लगभग हवा का 90% जलवाष्प पाया जाता है, और ऊंचाई की ओर जलवाष्प की मात्रा काफ़ी घटती जाती है। माने 6 किलोमीटर तक जब हम जाएंगे तो जलवाष्प 90% की मात्रा पाया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती चली जाती है। तो जलवाष्प की मात्रा विषुवत-रेखीय प्रदेशों की तुलना में ध्रुवीय प्रदेशों में घटता है। माने ज़्यादा, माने घट जाएगा वहाँ पे जलवाष्प, इसलिए कि वो क्या करेगा, ध्रुवीय प्रदेश की तरफ जाएंगे तो क्या करेगा? जमा देगा उसको। अरे सुनो ना, तो जल और वाष्प न बनकर वो क्या होता है? हाँ एकदम। तो इस तरीके से, अच्छा धूल कण क्या है इसमें हम समझते हैं। तो कहता है कि जल वाष्प के अलावा वायुमंडल में धूल कण भी पाए, माने जल और वाष्प के अलावा वायुमंडल में धूल का जो छोटा छोटा कण होता है, वही धूल कण के कारण पृष्ठ तनाव माने वर्षा की बूंदें गोल होती है। माने वर्षा की पानी जब चलती है तो ये जो जल और वाष्प तो चलता ही है ठंडा होने के बाद से, लेकिन जब आता है तो यहाँ के इतने धूलकण मिल जाते हैं कि उसको क्या करता है? गोलीय रूप उसको दे देता है। माने इस तरीके से तो पूछता है कि वर्षा की बूंदों का गोल होना किसके कारण संभव हो पाता है? तो हम क्या बोलेंगे? पृष्ठ तनाव के कारण। तो इस तरीके से अभी तक हम इस वीडियो में पढ़े थे कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की संरचना जो होती है वो किससे होती है। तो कई प्रकार की जो भी उसके आसपास चारों ओर जो गैसें हैं उससे होती है। वायुमंडल की संरचना की गैसों में कौन कौन गैस कितने % की मात्रा उसकी होती है ये हम देख लेंगे ठीक तरीके से। और उसके बाद उसका वज़न के हिसाब से हम जानेंगे कि वेट के हिसाब से सबसे भारी गैस कौन, उससे हल्का कौन, उससे हल्का कौन, उससे हल्का कौन। और इस तरीके से अब हम अगले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल का वर्गीकरण।